नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ जो संस्मरण शेयर करने वाली हूँ उसका टाइटल आपने देखा होगा कि नीलमणि, नौबाब और 9 पहाड़ियों वाली घाटी। ये मणिपुर की यात्रा हमने 2004-05 में करी थी और मेरी बहन राजुला एक फिल्म बना रही थी मिट्टी में काम करने वाली स्त्री कलाकारों पे। तो नीलमणि देवी उसकी प्रमुख कलाकार थी और उसी सिलसिले में हम लोग वहाँ गए थे। तो नीलमणि देवी एक मणिपुर की एक बहुत महत्वपूर्ण माटी कलाकार थी। अब वो नहीं है, उनको दिवंगत हुए कोई मेरे ख्याल में 6-7 साल हो गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति सम्मान मिला और फिर उन्हें पद्मश्री भी मिला और उनके पूरे इलाके में नीलमणि देवी का बहुत सम्मान है। नौबाब जो है ये जो टाइटल है नीलमणि, नौबाब और 9 पहाड़ियों वाली घाटी, उसमें दूसरी चीज़ है नौबाब। नौबाब एक पेड़ है जिसका कि अंग्रेज़ी नाम अभी मुझे लेखा जी से 1 हफ्ते पहले ही पता चला है। इसको कहते हैं कॉर्नुकोपिया, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो उसका भी जिक्र इस संस्मरण में आएगा। और 9 पहाड़ियों वाली घाटी रतनथियम जी का एक नाटक है जिसका नाम है 9 Hills 1 Valley और ये अद्भुत नाटक है। मणिपुर के पूरे जो स्थितियाँ आप सभी उससे वाकिफ़ होंगे। बहुत लंबे समय तक भयानक हिंसा और के दौर से मणिपुर गुजरा और एक तरह से उससे अभी भी पूरी तरह से नहीं उबर पाया है। लेकिन तो उस पर ये अद्भुत नाटक रतनथियम जी का है जो कि मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा और अगर मौका मिले तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आज का ये संस्मरण मैं नीलमणि देवी जी को याद करते हुए और उनके समूचे परिवार को, उनकी बेटी शांति, बाला, रेविका और शांति जी के पति जोगेश्वर जी और उनके बेटे दिजामणि और उनकी बहुएं मेमा और नुंगशी, उन सब को बहुत समर्पित करती हूँ, बहुत याद करती हूँ और मना रही हूँ कि रेविका और वो लोग सब मुझे सुन रहे होंगे क्योंकि उनके साथ वो बहुत अद्भुत समय हमने बिताया था। तो मैं इसे पढ़कर सुनाने वाली हूँ और बीच बीच में कुछ बताती भी जाऊंगी। कई रंगों की चौकोर टिकिया वाला कलर बॉक्स खुला पड़ा है। चित्रकार नजर नहीं आता लेकिन रंग गीले और पानी में चमक रहे हैं। हरा पीला, हरा नीला, गेरुआ हरा, भूरा, नवजात पत्ते को सहलाती धूप से बना पारदर्शी, आंखों में घुलता हरा और ये हरियल तोतों की टोली का उड़ता पलक झपकते ओझल हो जाता हरा और वो बिल्ली की चमकती आंखों का सेहरा देने वाला हरा। और अब ये कुछ सयाना, कुछ गंभीर हो चला हरा। नुंगशी पृथ्वी, नुंगशी यानी प्यारी और नुंगशी पृथ्वी भी रतनथियम के एक दूसरे नाटक का नाम है। नुंगशी पृथ्वी यानी प्यारी पृथ्वी की आंखें हठात खुल जाती हैं। गहराती सांझ का श्याम नीला आकाश उनमें घुल जाता है और फिर दाईं करवट ले आंखें मीच लेता है। सूरज डूब चला है। विमान की खिड़की से दिख रहा यह दृश्य, यह तो हूबहू मेरी 5वीं कक्षा के आयताकार यानी रेक्टेंगुलर कलर बॉक्स जैसा है जिसमें छोटी छोटी चौकोर रंग की कई रंगों की टिकिया थी। वो कलर बॉक्स जो पवन मामा ने मुझे दिया था, क्या ये वही कलर बॉक्स है जो खुला पड़ा है तब से?
यहाँ कैसे आ पहुंचा? विमान गरजता हुआ धरती की ओर बढ़ता है। खिड़की से अब 20 बंदूकधारी नजर आते हैं, किसी संभावित हमले की शंका से अपनी बंदूकों का निशाना शून्य में साधे हुए। चारों तरफ शाम की हवा में डोलते फूल हैं और बीच बीच में धब्बों से दिखती बंदूकधारी काली आकृतियां। इम्फाल हवाई अड्डे की विमान पट्टी के पास भी अफरा तफरी है। एक शव पेटी पर तिरंगा उड़ाया गया है। बंदूकधारियों के एक छोटे से समूह ने अपनी बंदूकें दागकर सलामी दी, फिर बड़ी फुर्ती से शव पेटी इम्फाल से गुवाहाटी जाती दिन की अंतिम फ्लाइट में चढ़ा दी गई। हवाई अड्डे के प्रतीक्षा कक्ष में विमान से आए लोगों को लेने के लिए एक छोटी सी भीड़ आई हुई है और उसी में नारंगी किनारे का हरा फियंग और फन्नेक पहने रेविका कांच के उस पार से हाथ हिला रही है। उसके जवाब में हाथ हिलाती सलवार कुर्ता पहने मेरी खुद की आकृति मुझे बेहद असंतोषजनक जान पड़ती है। इस पोशाक में कोई क्या खाक हाथ हिलाकर अभिवादन करेगा? रेविका थोंगजाओ से टैक्सी लेकर आई है और हमें तुरंत वहां के लिए निकल पड़ना है ताकि 8 बजे तक हर हाल में घर पहुंचा जा सके। पानी में डूबे खेत और गांव अब अंधेरे की ओट में हैं। टैक्सी के अंदर की लाइट जलाकर रखनी है। सड़क के दोनों ओर हर थोड़ी दूरी पर बंदूकधारी बंदूक ताने खड़े हैं धब्बों से। वे देख सकें कि गाड़ी में कौन जा रहा है, इसलिए टैक्सी के अंदर की लाइट जलाना जरूरी है और गाड़ी को भी इतनी धीमी रफ्तार में चलाना है कि उसे कभी भी रोका जा सके। आखिरकार थोंगजाओ, वो गांव जहां नीलमणि देवी रहती थी, आ गया। हमने दरअसल थोंगजाओ में ही रुकने का निर्णय लिया क्योंकि उन दिनों आपको ख्याल होगा 2004-05 की बात है। उस समय इतनी अशांति थी मणिपुर में कि कहीं भी वहाँ पे यात्रा करना और बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने सोचा कि इम्फाल में नहीं रुककर हम अंदर के थोंगजाओ नाम का जो गांव है जहाँ नीलमणि देवी रहती थी, और ये गांव कुम्हारों का गांव है। मणिपुर में 4 गांव हैं जहाँ पे कुम्हार बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। आंध्रो, थोंगजाओ, सेकमई और एक और है, उसका भी जिक्र आएगा इसमें, तो उखरुल। तो ये 4 गांव हैं जहाँ पे मुख्य रूप से कुम्हार ही रहते हैं। और आप में से बहुतों को पता होगा कि मणिपुर में मुख्य रूप से 3 गांवों में तो केवल स्त्रियां ही बर्तन बनाती हैं, घट बनाती हैं। मिट्टी के बर्तनों को यहाँ पे चफू कहते हैं और उखरुल में भर पुरुष मिट्टी में काम करते हैं, बाकी सब जगह स्त्रियां करती हैं। थोंगजाओ आ गया। बत्ती गुल है सारे गांव की, लेकिन कांसे के कटोरे जैसे चांद से छलकती उजास काफी है। उस झीनी उजास में पेड़ों और घरों की आकृतियों के बीच से एक दिव्य खुशबू भागती हुई हमारे रोम रोम में समा रही है। कुछ बेला, कुछ नीम, कुछ गुलबकावली से मिलती जुलती ये गंध हमें बताया गया कि नोबाब नाम के पेड़ के फूल की है और बताया गया कि इसे हम सुबह सुबह देख पाएंगे। हम नीलमणि देवी के काम करने वाले स्टूडियो में हैं, जहां वे रोज मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। टॉर्च की रोशनी का वृत्त एक मिट्टी के बर्तन से दूसरे बर्तन पर सरक रहा है। शांति, नीलमणि देवी की बड़ी बेटी, कहती है, देखिए ये 2 चफू यानी मिट्टी का बर्तन, देखिए ये 2 चफू माँ के बनाए लगते हैं और किसी के भी बर्तनों में ऐसी चमक नहीं होती। हम घर के भीतर जाते हैं। लालटेन की रोशनी में एक एक कर चेहरे उभरते हैं। नीलमणि देवी, उनकी छोटी बहू मेम्मा, बड़ी बहू नुंगशी, बेटा दिजामणि व टोम्बा सिंह और कौतुक भरी आंखों से हमें निहारते घर के बच्चे। नीलमणि देवी कहती हैं, मुझे सारी रात नींद नहीं आती, नित्य प्रतिदिन सब कुछ याद करती रहती हूँ।
अपनी सारी यात्राएं याद करती हूँ, भोपाल, दिल्ली, आपको। और जब सवेरे सब लोग जाग जाते हैं तब बैठे बैठे मुझे झपकी आती रहती है और मेरा सर मुर्गी की तरह बार बार नीचे को झटके खाता है। बोलते बोलते वे हंसी से दोहरी हो जाती हैं। कमरा हंसी से भर जाता है। बच्चे, बहू, बेटियां, हम सब हंस रहे हैं और सबसे अधिक तो नीलमणि देवी स्वयं हंस रही हैं। मिट्टी के फर्श पर पानी की छींटी देकर लिपाई की गई और फिर सब खाने के लिए बैठ गए। दाल, भात, सब्जियां, बारीक कटा सलाद, हर चीज़ का स्वाद विलक्षण है और हम सबके लिए बिल्कुल नया। बताया गया कि दाल में योंगचक नामक फली का स्वाद है, तो सब्जी का तड़का जैनम नाम की खुशबूदार घासनुमा पत्तियों से लगाया गया है, जो यहाँ हर घर में लगी होती है और इसे सलाद में कच्चा काट कर भी डाला जाता है। सुबह सुबह नौबाब का पेड़ और ये सारी पत्तियां हमें दिखाई जाएंगी। हम सब तो स्वाद के नएपन और तरह तरह की खुशबुओं से अभिभूत थे, पर शांति थोड़ी परेशान थी, दुखी थी। उनके हिसाब से खाना उतना सही नहीं था। भोजन के बाद जब शांति और उनका परिवार अपने घर के लिए रवाना हो गया तो नीलमणि देवी बोली, नहीं नहीं, वैसे मेरी बहू मेमा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। नीलमणि देवी के इस वाक्य और हर बात पर अपनी बहू मेमा और नुंगशी से सलाह करने से मुझे अंदाजा हुआ कि मणिपुर में सास और बहू का स्टीरियोटाइप्ड छवि से बहुत अलग रिश्ता हमें देखने मिलने वाला है। मणिपुर में पहली सुबह भी कैसी अलग हुई। सुबह 4 बजे ही मुर्गा बांग देने लगा और पौ फटने लगी और हमारी नींद ही एक लयात्मक थाप से खुली। सुनी हुई फिर भी अपरिचित लगती ये थाप कैसी है इतनी सुबह सुबह? पूछने पर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। थाप मिट्टी के अधबने पात्रों को लकड़ी की फुजई से पीट पीट कर बड़ा करने और आकार देने की थी। फुजई यानी जो बीटर बोलते हैं, बीटर और एनविल। आपने कुम्हार को अगर मटका बड़ा करते देखा है तो अंदर से वो एक पत्थर, गोल पत्थर लिए रहते हैं और बाहर से एक पीटना होता है जिसको यहाँ पे फुजई बोलते हैं। तो उसे पीट कर बर्तन को बड़ा करने की ये आवाज़ थी, थाप थी। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं और मेरी बहन फौरन गली में निकल आए। जिस भी गली से गुजरो घरों से थपक 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 की आवाज़ आ रही थी। अध खुले दरवाज़ों से रह रहकर घड़ी के कांटे की तरह मिट्टी के पात्र के इर्द गिर्द घूमती स्त्रियों की झलक भी दिखाई दे जाती थी। मणिपुर में मटके जो हैं वो कुम्हार के चाक के ऊपर नहीं बनाए जाते हैं। मिट्टी को बेल कर एक जोड़कर एक सिलेंडर सा बना लिया जाता है और उसमें नीचे एक पैंदा भी लगा लिया जाता है, एक चपाती का। और फिर जो कुम्हार स्त्रियां होती हैं वो एक गीला कपड़ा लेकर उस सिलेंडर के चारों ओर खुद चाक की तरह से घूमती हैं। यानी कि जो बर्तन बनने वाला है, जो मटका बनने वाला है, वो स्टेशनरी रहता है और जो कुम्हार स्त्री है वो गोल गोल घूमती है। गलियों में भटकते हुए हम मुख्य सड़क पर आ गए। तभी साइकिल लिए एक स्त्री पास से गुजरी। पीठ पर छोटा सा बच्चा बंधा हुआ सो रहा था और साइकिल के पीछे के स्टैंड और नीचे के पहिए के आगे वाली जगह पर भारी भारी बोरियां रखी हुई थी। उस साइकिल के पीछे एक और साइकिल सवार आ रही थी। देखा तो मेमा अपने बच्चे थोई को स्कूल पहुंचाने जा रही थी। सड़क के किनारे की छोटी छोटी दुकानें खुलने लगी थी। एक बस आकर रुकी और उसमें से कुछ स्त्रियां सामान के बड़े बड़े टोकरियां लेकर उतरी। उनमें से एक नुंगशी भी थी, नुंगशी नीलमणि की बड़ी बहू। पता चला कि वो किराने की एक छोटी सी दुकान चलाती है और उसे हर तीसरे दिन अन्य स्त्रियों के साथ सुबह सुबह थाउबल बाजार से दुकान के लिए थोक सामान लाना होता है। अभी कुल मिलाकर सुबह के 6:30 ही बजे थे और वो थाउबल जाकर सामान लेकर लौट भी चुकी थी। रात के 11 बजे तक तो हम सब मजाक में जुटे हुए थे।
वो कब सोई, कब जागी, कब इतना सारा काम भी निपटा लिया। इतनी अलग सुबह उन तमाम स्त्रियों को अपने अपने कामों में इतना व्यस्त देखना भी एक अनुभव था। हमारे देश में वैसे तो ऐसे बिरली ही कोई स्त्रियां होंगी जिन्हें सुकून की या फुर्सत भरी सुबह नसीब होती हो, लेकिन यहाँ बात साधारण से बिल्कुल भिन्न है। घर के कामों से इतर वे ऐसे काम करती दिखाई दे रही थीं जो प्रायः कमाई या घर का खर्च चलाने से जुड़े थे। मसलन मटके बनाते हुए, खेतों में काम करते हुए, दुकानें खोलते हुए, दुकानों के लिए सामान लाते हुए। बांस की डलिया में 8-10 मटके सिर पर उठाए बेचने जाती हुई स्त्रियां दिखी। जिस ओर मुड़ो वहां स्त्रियां ही स्त्रियां। सार्वजनिक स्थानों पे, पब्लिक प्लेसेस पे स्त्रियों की इतनी अधिक उपस्थिति ने मुझे और मेरी बहन को कैसा अभय और आज़ादी का एहसास कराया। ये हमारे देश में कितना विरल अनुभव है, ये संभवतः केवल स्त्री होकर जाना जा सकता है। मेरे पुरुष मित्रों के लिए ये समझना प्रायः कठिन रहा है कि मेरे अथवा किसी भी लड़की के तालाब किनारे अकेले बैठने अथवा लंबी सैर पर अकेले जाना या किसी रेस्तरां में सुबह सुबह किताब पढ़ते हुए चाय पीने जैसी एक साधारण सी इच्छा की पूर्ति कितनी अकल्पनीय बात है। ऐसी कोई भी क्रिया लोगों का ध्यान खींचे बिना नहीं रहती। मैं और मेरी जैसी अधिकांश लड़कियां अपनी स्वतंत्रता का विज्ञापन नहीं करना चाहती, वे बस इन साधारण इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं। लेकिन जैसे ही इन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा करो तो आप फौरन नारीवादी और न जाने क्या क्या कहलाने लगते हैं। आपको इस कटघरे में ला ही फेंका जाता है। पेट्रोल भराना, टिकट कटाना ये कोई भारी भरकम काम नहीं है, पर इन स्थानों पर पुरुषों का दबदबा ऐसा है कि हमेशा ये खटका लगा रहता है कि आपको हिसाब या जानकारी में कच्चा साबित कर अपमानित किया जाएगा। ऐसी तमाम आशंकाएं इन छोटे से कामों को स्त्रियों के लिए दुश्वार बना देती हैं। पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट आदि के गंदा और असुरक्षित होने की वजह से घर के बाहर यात्रा आदि के दौरान लड़कियां दिन भर टॉयलेट नहीं जाती और इसीलिए पानी भी नहीं पीती। इस तरह लगातार सशंक रहना और चौकन्ना रहना कितनी ऊर्जा ले लेता होगा। जरा सोचिए, दांत के तेज दर्द को लेकर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं और अचानक पाते हैं कि वो दांत की जगह किसी अलग ही अनुसंधान में लगा है। इस अपमान की जरा कल्पना कीजिए, और ये तब जब आप पढ़ी लिखी हैं। सिर पर घूंघट खींचे गांव की स्त्रियों का सोचे क्या होता होगा। और तिस पर यदि वो स्त्री खुदा न खास्ता इसका जिक्र अपने पति या भाई से कर बैठे तो सुनने को यही मिलेगा कि ये दोष तो यह उसी का दोष है जो अगले पुरुष को इतनी हिम्मत हुई। पुरुषों के स्त्रियों को लेकर इस तरह के विचारों से लड़कियां वाकिफ हैं, लिहाजा वे चुप ही लगाए रहती हैं। वे डॉक्टर, पेट्रोल पंप, टिकट खिड़की पर हुए इस तरह के तमाम अपमान के चर्चे घर में करती ही नहीं है। भयभीत लड़की का भय हरा ही बना रहता है, कभी सूखता ही नहीं। भयभीत लड़की भयभीत ही बड़ी होती है और फिर बूढ़ी होती है। बात को समेटने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिलहाल भटकाव वांछित नहीं है। लिहाजा एक बार हम फिर से उस चौराहे पर आते हैं जहां नुंगशी भारी भरकम टोकरा लेकर अभी उतरी है। एक स्त्री चावल या न जाने किस चीज से भरे बोरे लादे साइकिल पर निकली थी और तीसरी कुछ युवा लड़की कान से ट्रांजिस्टर सटाए गाने सुनती हुई सड़क पर चली जा रही है। उन तमाम स्त्रियों के बीच मुझे लगा कि उस समय वहां ऐन उस चौराहे पर हम दोनों बहनें अकेली बैठकर सड़क पर बैठकर ही चाय पी पाई। ये कैसा अलग आनंद था। लेकिन थोंगजाओ के उस चौरस्ते का सच सिर्फ इतना नहीं था। सच ये भी था कि असम राइफल के जवान हर कुछ दूरी पर तैनात थे, कि कभी किसी भी क्षण गोलियां चल सकती थीं, कि किसी भी घर से बिना वारंट कोई भी पकड़ के ले जाया जा सकता था। जो 8 दिन वहां हमने बिताए उनमें ऐसी वारदातों के घटने की खबरें लगातार आती रहीं। भाषा तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन नीलमणि देवी या उनके आसपास के घरों से आविष्ट स्वर सुनाई देते थे।
जिसमें अन्याय और उनके क्रोध को सुना जा सकता था। यूँ इत्तेफाक से हम वर्ष के सबसे शांत समय में वहाँ पहुँचे थे। हम पहुँचे उसके एक दिन बाद से ही यौसंग यानी होली का त्योहार शुरू होने वाला था। यहाँ रंग तो नहीं खेला जाता, लेकिन 6 दिनों तक नृत्य गान का माहौल रहता है। और हाँ, 3 दिनों तक बस, गाड़ियाँ सब कुछ बंद रहती हैं। मेरी बहन राजुला मिट्टी का काम करने वाली स्त्री कलाकारों पर फिल्म बना रही थी और नीलमणि देवी उस फिल्म की एक प्रमुख कलाकार थी। इसी काम के सिलसिले में राजुला, फिल्म के छायाकार रमणी, मैं, मेरे पति ईश्वर और मेरा 1.5 साल का बेटा तुका मणिपुर गए और इम्फाल में न रुककर थोंगजाओ में नीलमणि देवी के घर पर ही रुके ताकि पूरा समय उन्हीं के साथ बिताया जा सके। फिर मणिपुर के हालात भी ऐसे थे कि यही सबसे सुरक्षित उपाय था। दुर्भाग्य से नीलमणि देवी की उम्र उस समय 65 बरस की थी और वो लगभग 1 साल से थोड़ी अस्वस्थ चल रही थी। 8 माह पहले जब वे अपनी बेटी रेविका के पास इलाज के लिए इम्फाल गई थी, तो वहाँ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा घट तैयार किया था। उनकी भी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी कि उस घट को लाकर यहाँ थोंगजाओ में हम लोग पका सकें। और इसीलिए हम सब गाड़ी में बैठकर उस पॉट को लाने के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह निकल पड़े। हम लोगों ने जेबों में चिल्लर रख ली थी। जाते समय तो गनीमत थी, लेकिन आते समय हर 10 कदम पर लड़के लड़कियां अपने दुपट्टों को जोड़कर बनी रस्सी से रास्ता रोके खड़े थे। बिना यौसंग का चंदा वसूल किए कोई छोड़ने वाला नहीं था। यौसंग होली को कहते हैं और उस पर लड़के लड़कियां बच्चे ये सब इस तरीके से सबसे पैसे लेते हैं और चंदा करने के बाद फिर उसी से सामग्री खरीद कर खाना बनाया जाता है और शाम को नृत्य गान का आयोजन होता है। पूरे रास्ते रेविका ये भांपने में लगी रहती थी कि कौन सी लड़कियों का दल रहमदिल होगा और हमें जाने दे सकता, बिना पैसे के भी जाने दे सकता है। लौटते समय तो हमने उस घट को सीट पर लिटा दिया था और उसे खूब सारे दुशालों से उस पर खूब सारे दुशाले उड़ा दिए थे और रोकने वाली टोलियों से रेविका घट की ओर इशारा करके कहती थी, हम जरा बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले गए थे, जरा जल्दी में है। कुछ टोलियां तो मान लेती थी, लेकिन दूसरी भांप लेती थी और हमें उन्हें बिना चंदा दिए छुट्टी नहीं मिलती थी। इसी यात्रा के दौरान रास्ते में संकीर्तन करती बुजुर्गों की टोलियां भी मिलती रहीं। खिड़की से जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो किसी परी कथा के पन्नों से बाहर निकला जान पड़ता था। दूर दूर तक फैले धान के चौकोर पानी से भरे खेत थाली में जमाई गई हरे चने की बर्फी के टुकड़ों से सजे थे। मजे की बात यह थी कि खेत दूर दूर तक फैले हुए, लेकिन पहाड़ियां दूर नहीं। पहाड़ियों की पंक्ति उस थाली की जैसे किनार बनाती हुई, जिसमें खेत बर्फी से सजे थे। इन पहाड़ियों के ढलान पर भी खेत थे, पर सीढ़ी नुमा नहीं, बल्कि ये भी चौकोर या फिर ईंट के आकार के। और इन पर प्रायः अनानास के पौधे लगे हुए थे। हम अनानास के पकने के मौसम में नहीं आए थे, वरना बताया गया कि यहाँ जैसे रसीले और मीठे अनानास देश भर में कहीं नहीं होते। शरबत, जैम, टॉफी आदि सब चीज़ों के लिए अनानास यहीं से जाता है। और पके अनानास की मीठी खुशबू जब इस घाटी में उतरती होगी तो ओहो, दृश्य कितना लजीज, कितना मायावी हो उठता होगा। मणिपुर का नाम ही इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के लोगों को ये भली भांति पता है कि वो प्रांत जहाँ वे रहते हैं किसी नगीने से कम नहीं है। किसी परिकथा की नायिका की अंगूठी से गिरा नगीना जिसे खोजती हुई फिर वो और उसकी सारी सखियां अभी अभी यहाँ पहुंची हैं। मैं गुल दीदी यानी कि जो प्रसिद्ध बैले डांसर थी गुलवर्धन, उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि मणिपुरी स्त्रियों की पोशाक में जो लावण्य है उसका कोई जवाब नहीं। उनके फियंग
यानी कि दुपट्टा, और उसे ओढ़ने के तरीके में ऐसा बादल के फाहे सी भारहीनता है कि वे धरती पर चलती हुई भी उड़ती हुई सी मालूम होती हैं। रास्ते से गुजरती भजन मंडलियां, वे बर्फी से सजे खेत, वो उड़ती हुई लड़कियां और बच्चों की यौसंग खोम मांगती टोलियां, इन सब के बीच में रह रहकर दिखती बंदूकधारी आकृतियां। इन दो के बीच में भला कोई मेल है या हो सकता है? थोंगजाओ पहुंचकर उस बड़े से घट को बड़े जतन से चफूसांग, यानी कि वो जगह, वो टीन का शेड लगा होता है, वो जगह जहाँ पे 4-5 घरों की स्त्रियां मिलकर आवा लगाती हैं, अपने बर्तन पकाती हैं, वहां ले जाया गया। चफूसांग कहते हैं उसको। जमीन पर धान की भूसी, फिर पुआल, फिर टूटे हुए मटके के टुकड़े और फिर उस पर पकाए जाने वाले बर्तनों की एक के ऊपर एक पंक्तियां सजाई जाती हैं। बड़े और वजनी बर्तन सबसे नीचे रखे जाते हैं, लिहाजा वो दुशालों के नीचे लाया गया वो मटका सबसे नीचे लिटाया गया। शाम के कोई 4 बजे थे। कान पर ट्रांजिस्टर सटाए वही सुबह वाली लड़की वहां पे अचानक नमूदार हुई। उसने ट्रांजिस्टर की आवाज बढ़ाई और काम में जुट गई। देखते ही देखते मिट्टी के कच्चे बर्तनों का एक बड़ा सा ढेर, फिर उसे पुआल की मोटी तह से और फिर उसके ऊपर जाने कितने तसले राख से ढक दिया गया। बाहर से देखने पर राख के भी पुआल के नीचे की सतह चारों ओर से फिर आग घुमाई गई और फिर इसको भी पूरी तरह से राख से ढक दिया गया। बाहर से देखने पर राख के भीतर आग है, इसका जरा सा भी आभास नहीं होता था। अब तक वो लड़की, रेविका, नीलमणि देवी और हम सब राख से ढक चुके थे और तभी राख के उस गुंबद के पीछे से वो जो भट्टी जो सजाई गई थी पूरी गुंबद जैसी बन गई थी राख से ढकने के बाद। उस गुंबद के पीछे से पूर्णिमा का, होली की पूर्णिमा थी, पूर्णिमा का अविश्वसनीय रूप से बड़ा गोल चांद निकला और आसमान के भाल पर टक गया। रेडियो पर अभी भी कोई गाना बज रहा था। हम सब आगे की जिम्मेदारी उस चांद को सौंपकर अपने अपने घर लौट आए। दिन के सारे काम काज निपटाने के बाद वहां एक गजब का अनुष्ठान होता था जिसका हमें बेहद इंतजार रहता था। एक छोटी सी बाल्टी में गरम और दूसरी छोटी बाल्टी में ठंडा पानी लाकर एक स्टूल के पास रखा जाता था। फिर एक परात, पीतल की परात और अंगोछा भी आता था। गरम पानी से परात में हाथ पैर धुलते थे और ठंडे पानी से मुंह, और तब अंगोछे से मुंह हाथ पोंछने के बाद अब जिस व्यक्ति के हाथ धुल गए हैं उसे अगले व्यक्ति के लिए यही सुविधा उपलब्ध करानी होती थी। ये छोटा सा नियमित क्रम इतना सुकून देने वाला लगता था कि दिन भर इसके भरोसे कड़ी से कड़ी मेहनत की जा सकती थी। मणिपुर में बिताए वे दिन तरह तरह के ऐन्द्रिक अनुभवों से भरे हुए थे। ऐन्द्रिक यानी सेंसरी। इतनी तरह की खुशबुएं, इतनी तरह की अद्भुत आवाजें। घर की रसोई के चूल्हे के अलावा एक और स्थान था जहां हमेशा आग जलती रहती थी। उस पर लोहे की एक तिपाही रखी रहती थी जिसके ऊपर एक बर्तन चढ़ा रहता था, मिट्टी का ही एक बर्तन चढ़ा रहता था। जब कुछ नहीं पक रहा होता था तब भी उस अंगारे को हल्के सी राख से ढक दिया जाता था। एक मिट्टी की हंडिया तो उस पर हमेशा ही चढ़ी रहती थी। पता चला कि इस चूल्हे नुमा संरचना को, जिसकी आग कभी भी पूरी तरह से बुझने नहीं दी जाती, ये मणिपुर के घर का नाभि स्थल है। मतलब नेवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नेवल सेंटर है, नाभि स्थल है, जिसे फुंगा कहते हैं। यदि घर में कोई मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए जो आग जाती है वो इसी फुंगे से ले जाई जाती है। घर की आंच को कभी बुझने या खत्म न होने देने की ये बात
हमारे देश के बहुत से भागों में मिलती है। रेगिस्तानी गांव नीम की ढाणी में वर्षों पहले मुझे एक स्त्री ने बताया था कि वहाँ लड़की विवाह के समय अपने पीहर से अपने साजो सामान के साथ माँ के चूल्हे से आँच भी लेकर आती है, जिसे फिर वो जीवन पर्यंत बुझने नहीं देती। और आज देखिए यहाँ थोंगजाओ की रसोई में फुंगा की आँच का अंतिम यात्रा के साथ जाना कैसे उस रेगिस्तान की रसोई में विवाह के समय लड़की के पीहर से आग लेकर आने से जुड़ गया। कभी कभी लगता है कि जो चीज़ें सचमुच सचमुच हमारे इस देश को पूरब से पश्चिम तक जोड़ती है और हमारी पहचान को, हमारी अस्मिता को गढ़ती है, उसकी एक नई फहरिस्त बनानी चाहिए, ताकि इस काफ़ी पिट चुके अनेकता में एकता के नारे को जरा कुछ तो नई आंच मिले। फुंगा में मिट्टी की जो हंडिया सदा चढ़ी रहती थी, उसका राज तब खुला जब रेविका ने अगली सुबह हमें अपने बाल इसी पानी से धोने के लिए कहा। रोज चावल को धोने के बाद जो सफ़ेद पानी निकलता है उसे इसी हंडिया में डाल दिया जाता है। उसमें फिर जबा कुसुम, संबलाई, हनुरई और हईदी मना की पत्तियां भी डाल दी जाती हैं। धीमी आंच में पके इस पानी से जब बाल धोए गए तब उसकी मुलायमियत और हल्की खुशबू से दिन भर खुद ही खुश होते रहे और इसके आगे सचमुच सारे शैम्पू फेल थे। मेरा ऐसा अनुमान है कि खुशबू और स्वाद के प्रति मणिपुरी लोग जितने संवेदनशील हैं शायद वैसा कोई नहीं होगा। नीलमणि देवी के साथ हम गांव में जहां भी घूमने निकलते थे, वे रास्ते भर कोई न कोई पत्ती तोड़कर उसे मलकर सूंघती हुई पाई जाती थी और फिर उसके बारे में हमें बताती थी। ताइरेन के पत्ते की फितरत ऐसी है कि इसे सुखाकर कपड़े की अलमारी में रखो तो कीड़े तो नहीं लगेंगे, कपड़ों में से भीनी खुशबू भी आती रहेगी। मजे की बात यह है कि इन पत्तों को ऐसे ही सूंघो तो कोई खुशबू नहीं आती, किंतु इन्हें जरा सा हिलाओ, ऐसा थोड़ा सा हिलाओ तो ये महकने लगते हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद नीलमणि देवी ने हमें सभी खास मिट्टी के बर्तन बनाकर दिखाए और उन्हें कांग नामक बीज, कांग एक बहुत बड़ी इमली, लेकिन इमली को मालूम नहीं 100 गुना बड़ा करने से जितनी बड़ी इमली हो जाएगी उसका बीज भी लगभग इतना बड़ा होता है, और उस बीज से ही घिस कर बर्निशिंग जिसको हम लोग कहते हैं, मिट्टी का बर्तन जब थोड़ा सूख चुका होता है तो उसे अगर घिसा जाए चम्मच से तो वो उसकी सतह बहुत चमकने लगती है, बर्निश हो जाती है। तो नीलमणि देवी ने इसे अपनी तरह से इजाद किया था और उसके लिए वो कांग के बीज से उसे घिसा करती थी, बाहर से भी और अंदर से भी। वो घट जो उन्हें कांग नाम के बीज से चमकाने चिकना करने की खास उनकी तरकीब भी दिखाई, जो उन्हें मणिपुर के तमाम पॉटर्स से बिल्कुल अलग बना देती है, विशिष्ट बना देती है। वो पॉट जो इतनी मुश्किलों से इम्फाल से लाया गया था, भट्टी में पकने के दौरान टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरे दिन 4 बजे जब भट्टी खुली तो उस बड़े से पॉट के टुकड़े टुकड़े देखकर हम सब सन्न रह गए। कुछ देर तक नीलमणि देवी अपनी बेटी और साथी कुम्हारों के साथ बात करती रहीं। फिर मेरे पास आई और बोली, चिंता मत करो, भोपाल आकर मैं इससे भी बड़ा मटका बनाऊंगी। असल में ये साल भर से बना हुआ था, बेचारा रखा रखा बूढ़ा हो गया था और फिर आपको पता है कितना बीमार था। उसको हम लोग लेटाकर लेकर आए थे ना टैक्सी में और कह रहे थे कि ये कोई बीमार है, तो वो मजाक में कह रही हूँ कि फिर आपको पता ही है कि कितना बीमार था और इसीलिए चला गया। ये कहते हुए वो बच्चों की तरह खिल हंसती हुई दोहरी हो गई। स्वयं मिट्टी में काम करने के अपने अनुभव से मैं जानती हूँ कि मिट्टी में काम करने वालों को इस तरह के हादसे के लिए हमेशा तैयार होना होता है।
और दूसरी ओर ये भी सच है कि इतिहास में यही मिट्टी की वस्तुएं लोहे और पत्थर से भी अधिक कालजयी साबित हुई हैं। प्रागैतिहासिक मानव की कथा, प्री हिस्टोरिक मैन की जो कहानी है, उसे सबसे अधिक यदि किसी ने खोला है तो उन चित्रों ने, भित्ति चित्रों ने और मिट्टी के बने घरेलू बर्तनों ने। इस तरह से वो कालजयी साबित हुई हैं, इटर्नल साबित हुई हैं। नीलमणि देवी के साथ एक दिन हम मणिपुर के दूसरे कुम्हारों के गांव भी गए, जिसका नाम आंद्रो था। आंद्रो तो अपने आप में एक अद्भुत गांव है, यानी सबको वहां जाना ही चाहिए। मतलब मणिपुर ही सबको जाना ही चाहिए। खासकर मेरे जैसे मिट्टी में काम करने वाले व्यक्ति के लिए तो ये अद्भुत था। छोटी सी पहाड़ी पर बसा छोटे छोटे घरों और बहुत बड़े बड़े घाटों वाला यह गांव। हर घर के आंगन पिछवाड़े में वे रखे हुए थे मिट्टी के बहुत बड़े 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 मटके और तरह तरह के आकार के घट, कहीं पानी से भरे हुए, कहीं अनाज से भरे हुए। आंध्रों की कुम्हार स्त्रियां बहुत बड़े आकार के और खास बर्तन बनाती हैं, जिनका उपयोग पूरे मणिपुर में चावल से बनने वाली पारंपरिक शराब बनाने और रखने के लिए किया जाता है। हमारे पास आंध्रों की 4 कुम्हारों के नाम थे, जिनसे मैं कभी न कभी भोपाल में मिली थी। उन्हें तो हमारी याद होना असंभव था और हमारा भी उन्हें पहचान लेना तय नहीं था, लेकिन इस बहाने हमने आंध्रों के तमाम घरों के दरवाजे खटखटा डाले और उनमें से 3 से हमारी मुलाकात भी हो पाई। एक वहां गांव में उस दिन नहीं थी और हमारे बीच उनकी भोपाल यात्रा की यादों का जो सेतु था, जो ब्रिज था, उसने बखूबी काम किया। उनके कारण हमें नदी किनारे उस पारंपरिक रूप से बनने वाली चावल की शराब को बनने का पूरा तरीका भी देखने मिला। वहां पे भी स्त्रियां, यंग लड़कियां ही वो काम कर रही थी और उसे नदी किनारे बैठकर उसका आस्वाद लेने का भी मौका मिला। आप समझ ही सकते हैं कि इस प्रसंग की सहजता ने भी हमें कितना अभिभूत किया होगा। यह हम लड़कियों के लिए सामाजिक स्तर पर एक वर्जना रहित स्वाद था। घट के आकार में कुछ है जो उसे एक साथ इतना प्राचीन और नवीन, सनातन और भंगुर बनाता है। वो जैसे सब आकारों का जनक है, या कहें कि बीज रूप है, बीज है, सीड है। ये बात यूं तो अलग से विचार मांगती है, लेकिन आंध्रो और थोंगजाओ में हर घर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में मिट्टी के पात्रों की उपस्थिति इन गांव को एक इतनी अजीब प्राचीनता और भव्यता और एक साथ में एक अजीब सी वीरानी बना देती है। उन घरों को देखकर, उन बर्तनों को देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि इन्हें किसी ने बनाया है। ऐसा लगता था कि ये जैसे पेड़ हैं, जैसे घर हैं, वैसे ही लगता था कि वे बर्तन भी अपने आप बने हुए हैं, उन्हें जैसे किसी ने नहीं बनाया। वो कालातीत से लगते हुए वहां पे हैं। वहां शाम के 4 कब बज गए उसका हमें पता ही नहीं चला। अब हमें तुरंत वापस निकलना था। हम में से किसी का भी जाने का मन नहीं था। हम सुबह वहां आए थे, लेकिन 4 बज गए अचानक ही। हम में से किसी का जाने का मन नहीं था, लेकिन अंधेरे में यात्रा करना वहां जोखिम भरा काम है, तो इस पर चेकिंग इत्यादि की झंझट भी बहुत होती है। तभी गाड़ी वाले ने बताया कि गाड़ी में कोई गड़बड़ी आ गई है। छुट्टी के माहौल के कारण मैकेनिक भी नहीं थे। बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी इतनी ठीक हुई कि बिल्कुल पास के थाउबल नाम की जगह तक हमें ले जाया जा सके, किंतु इस बीच अंधेरा हो चला था और ड्राइवर जाने से घबरा रहा था। हम सब चिंतित थे कि अब क्या होगा। तभी रास्ते से एक अनजान लड़की गुजर रही थी। उसने सारा हाल सुना और कहा कि वो हमारे साथ थाउबल चलेगी और थाउबल से हमें कोई दूसरी गाड़ी लेनी होगी और वो ड्राइवर के साथ वापस आंध्रो लौट आएगी। देखिए, मणिपुर में स्थितियां इतनी विकट हैं कि युवा लड़के तो खुद को बिल्कुल असहाय और भयभीत पाते हैं। वे कब मिलिट्री
या उस आतंकवादी दस्ते द्वारा धर दबोचे जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इन परिस्थितियों में किसी स्त्री की उपस्थिति, देखिए कितनी उलट बात है, किसी लड़की या किसी स्त्री की उपस्थिति कुछ हद तक सुरक्षा देती है। उस राह चलती अनजान लड़की की वो अनायास मदद मणिपुरी स्त्रियों की निडरता की एक छोटी सी वानगी है, और इसे मैं कभी कभी नहीं भुला सकती। एक दिन जब हम कहीं और से लौट रहे थे तो रास्ते में उस साहसी और घोर अन्याय की शिकार हुई लड़की मनोरमा देवी का गांव पड़ा, जिसे मणिपुर का हर गांव जानता है। शायद आप में से भी बहुतों को ख्याल होगा मनोरमा देवी के साथ जो हादसा हुआ था। प्रियंका जी यदि हमारे साथ होंगी तो कभी वो अपनी बातचीत में उसके बारे में विस्तार से बताएंगी। वो बहुत हृदय विदारक घटना थी जो मनोरमा देवी के साथ हुई थी। तो अचानक से उनका गांव पड़ा। गांव में उनके घर के आगे उनका बड़ा सा एक फोटो लगा था और उस पर ताज़े फूल चढ़े थे। आगे वो स्थान भी पड़ा जहां उनकी मृतक देह फीकी मिली पड़ी थी। मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने देखा कि रेविका अपनी 5 साल की बच्ची को वो स्थान दिखाकर विस्तार से पूरी बात बता रही है। बच्चों की समझ पर इतना भरोसा करना और उनके साथ सच का साझा करना, फिर वह सच इतना कितना भी कड़वा क्यों ना हो, ये हमारे लिए तो बिल्कुल असंभव सी बात थी। जिस तरह की निरंतर हिंसा के दौर से मणिपुर पिछले कितने ही वर्षों से गुजर रहा है, वहां बच्चों को उससे अछूता रखा भी कैसे जा सकता था। यहाँ छोटे छोटे गांव के आसपास भी बोर्डिंग स्कूल हैं, जिनकी फीस महंगी होने के बावजूद लोग अपने बच्चों को वहीं भेजने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कभी भी कहीं भी गोलियां चल सकती हैं, कर्फ्यू लग सकता है और फिर स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसे धुंधले अनिश्चित भविष्य के बीच पलना और रहना कैसा होता होगा। गांव में कितने ही युवक युवतियां हैं जिनके पास अच्छी खासी तालीम है, सब पढ़े लिखे, बेहद इंटेलिजेंट, लेकिन रोजगार नहीं है। थोंगजाओ के नशे में धुत सरपंच ने और दूसरे कई पुरुषों ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास होती रहीं और पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं, लेकिन अब घर पे बैठी हैं और इस पर से उनके लिए इतने पढ़े लिखे लड़के कहाँ मिलेंगे। नीलमणि देवी के साथ ही हम इम्फाल के अपने तरह के अनूठे इमा बाजार, इमा का मतलब होता है माँ, तो ये इमा बाजार या फिर इसको खैरामबंद बाजार के नाम से भी जानते हैं। तो ये इमा बाजार अद्भुत है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती, और ये पूरा बाजार स्त्रियां ही चलाती हैं। हर दुकान पर स्त्रियां हैं। नीलमणि देवी ने बताया कि जब वे घट बनाकर इसी बाजार में बेचने के लिए आया करती थी, वे बताती हैं कि कांग से घिस घिस कर चमकाए गए उनके मटके अलग दूर से ही नजर आ जाते थे, और उनके बनाए मटकों की इतनी मांग रहती थी कि वे उसे कभी पूरा नहीं कर पाती थी। देखिए, हम लोगों को ये एक भ्रांति है कि शहर के और पढ़े लिखे लोग ही कला के मर्मज्ञ होते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि हर गांव में, बल्कि कई गांवों के बीच में लोगों को ये पता होता है कि असली कारीगर कौन है, असली कलाकार कौन है। किसी से भी पूछिए कि आसपास के इलाके में सबसे अच्छा लकड़ी का काम कौन करता है, मिट्टी का काम कौन करता है, आपको फौरन लोग 2-4 नाम बताएंगे। उन्हें ये पता होता है। और यहाँ पे भी नीलमणि देवी बता रही हैं कि वो कभी पूर्ति नहीं कर पाई, इतनी डिमांड रहती थी उनके काम की। तो हमें जो भ्रम है कि हम उनका बेड़ा पार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। लोग दुगनी कीमत देकर उनके बनाए ईसाईफू, सनाबुल, चेंगफू खरीदते थे। ये सारे
पानी रखने का बर्तन, सुखा कर मछली रखी जाती है उसे रखने का बर्तन, चावल रखने का बर्तन, इन सब के अलग अलग नाम हैं। यदि मैं आपको तस्वीरें शायद दिखा पाती तो मैं उनके नाम भी बताती, ये उपाय कभी करूँगी। अब तो खैरामबंद बाज़ार में मटकों वाली जो गली है उसमें नीलमणि देवी जब बैठती थी तब से अब तक अधिकतर चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी कई सारे पुराने छोर निकल आए। यही नीलमणि देवी ने हमें थोंगजाओ, आंध्रो, सेकमाई और उखरुल के मटकों में और पॉट्स में क्या फ़र्क होता है वो भी बताया। पूरी तरह से स्त्रियों द्वारा चलाए जाने वाले इस इमा बाज़ार में सब कुछ मिलता है। वहाँ घूमना और उसके इतिहास और वर्तमान को जानना इतना बड़ा अनुभव है कि उसे पूरी तरह से इस लेख में नहीं, यहाँ पे मैं नहीं साझा कर सकती। छोटी रोज़मर्रा की फुटकर चीज़ों जैसे फल सब्जी से लगाकर वहाँ पे सब कुछ मिलता है। इन असंख्य वेंडर्स की सारी गतिविधियाँ छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों के फुटकर विक्रेता, मसलन सब्जी फल आदि के ठेले टोकरे वालों की स्थिति हमारे देश में क्या है इसका शायद हमें पता नहीं है। इन असंख्य वेंडर्स, ये जो रोज़ अपना ठेला या अपना टोकरा लगाते हैं, इनको वेंडर्स कहते हैं, उनकी गतिविधियां इस देश में गैर कानूनी हैं। वे इस देश में कानूनन नहीं, रिश्वतखोरों की मेहरबानी की बदौलत जीवित हैं। ये तो ऊपर वाले का करम है कि कोई पुलिस वाला या कोई गुंडा उनकी 2 जून की कमाई में से कुछ हिस्सा लेकर ही सही उन्हें अपनी टोकरी लेकर बैठने देता है, वरना कानून तो उनके वजूद से ही इनकार करता है, एज इफ वो हैं ही नहीं, एज इफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसी अंधेर नगरी में मणिपुर देश का एकमात्र और पहला राज्य था जहाँ की स्त्रियों ने अपने वेंडिंग के अधिकार की कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती। खैरामबंद और मणिपुर के हर गांव में लगने वाले इमा बाजार में इन फुटकर स्त्री विक्रेताओं के पास बैठने की फिक्स्ड निर्धारित जगह है, लाइसेंस है और पहचान पत्र भी हैं। इन महिलाओं के अपने कोऑपरेटिव हैं जो लगातार अपने सदस्यों की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि हम अपने स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में अंग्रेज़ों को अपना चावल न बेचने के मणिपुर के स्त्रियों के अभूतपूर्व संग्राम, अभूतपूर्व क्रांति उन्होंने की थी। मणिपुर की स्त्रियों ने, उन्होंने इनकार किया था अंग्रेज़ों को अपना चावल बेचने से। ये प्रसिद्ध जो आंदोलन हुआ था, नूपीलान इसे कहते हैं, और इम्फाल का जो एक मुख्य चौराहा है उस पर एक स्कल्पचर बना हुआ है जिसमें उन स्त्रियों को दिखाया गया है जिन्होंने ये लड़ा था। उन्होंने अब अंग्रेज़ों को, यहाँ का चावल बहुत प्रसिद्ध और बहुत स्वादिष्ट होता है और अंग्रेज़ वो चावल लेना चाहते थे, लेकिन स्त्रियों ने कहा कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हम आपको चावल नहीं बेचेंगे, और उसके लिए आंदोलन किया था। मैं समझती हूँ कि ऐसी अद्भुत स्त्रियाँ, मतलब स्त्रियाँ सब जगह अद्भुत हैं, लेकिन मणिपुर की बात ही कुछ और है। यहाँ इसे मेरे बताने से भी कुछ नहीं, यहाँ इसे जाकर महसूस करना होगा, जाकर देखना होगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये जो स्कल्पचर है नूपीलान क्रांति को दिखाता हुआ, इसे सिर्फ इम्फाल शहर में क्यों लगाया गया है? ये स्मारक क्या बम्बई में और दिल्ली में और भोपाल में और सारे शहरों में होता तो क्या कम प्रेरणादायक होता? मणिपुर के गांव और कस्बों में दरअसल ये जो वेंडर्स वाली बात है, इसको यदि आप लोग और विस्तार से यदि कोई समझना चाहते हैं तो जो सेवा का आंदोलन जिसे इला बहन भट्ट ने चलाया हुआ है, और कितनी महिलाओं को, ठेले वालों को लाइसेंस के लिए उन्होंने अद्भुत लड़ाई लड़ी है, इसके बारे में ज़रूर देखिए। बल्कि इला भट्ट कल मार्ग फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में बोलने वाली हैं, तो शायद आप सब कल उन्हें ज़रूर सुने। तो अद्भुत महिला है ये,
गांधीवादी विचारक हैं, और विचारक नहीं हैं, जो सब कुछ कर रही हैं ऐसी हैं। विचारक तो बैठ के विचार करते हैं, लेकिन ये उससे कहीं आगे की बात है। ये सब कुछ को फील्ड में करना, ये एक बिल्कुल अलग बात होती है। मणिपुर के गांव कस्बों में ज़्यादातर मंदिरों का संबंध उमंगलाई से, उमंगलाई सेक्रेड ग्रोव को कहते हैं, पुनीत वन को कहते हैं। तो मंदिर दरअसल सेक्रेड ग्रोव में ही होता है, पुनीत वन में ही होता है, जहाँ लगे हुए पेड़ों या बांस के झुरमुट को बिल्कुल काटा नहीं जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक मंदिर में हम नीलमणि देवी के साथ सिद्धि दाक चफू, एक खास बर्तन जहाँ पे पानी भरकर रखा जाता है, और फिर इस मटके से पानी को प्रसाद की तरह से लोग लेंगे। तो एक नीलमणि देवी ऐसा एक चफू मंदिर में एक उमंगलाई में देना चाहती थी, तो हम लोग वहाँ गए थे। उस मंदिर में बांस के झुरमुट से घिरा एक कुंड भी था, और उसके इर्द गिर्द सफ़ेद झालरों के एक के ऊपर एक कई घेरों से सजे लंबे लंबे बांस खड़े थे। इन झालरों में कैंची से काटकर जालीनुमा आकार बनाए जाते हैं, जिन्हें ढक्कन कहते हैं। ऊंचे बांस पर जालीदार झालरों की एक के ऊपर एक कई पंक्तियां हिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि आकाश में कोई बहुमंजिला देवल डोल रहा है, कोई जैसे बहुत मंजिलों का कोई मंदिर है जो कि आकाश में डोल रहा है, ऐसा लगता है। अन्य पताकाओं की तरह जहाँ इनमें एक भारहीन मुक्ति की फरफराहट है, वही उनकी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये अंतरिक्ष में डोलते हुए देवल भी लगते हैं। मणिपुर का ख्याल मेरे भीतर कुछ बहुत कोमल, कुछ अत्यंत नाजुक वस्तु की छवि आंकता है। ये क्षणभंगुर कोमलता का एहसास, क्षणभंगुर एफिमरल का एहसास वहाँ के नृत्य रास में भी है और वहाँ के पूरे लैंडस्केप में भी है। ऐसा लगता है कि वहाँ प्राचीन काल में ही लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव यानी ग्रेविटी के विरुद्ध वेटलेसनेस, भारहीन होने की मुहिम छेड़ दी थी। जीवन के सारे क्रियाकलापों का के पीछे ध्येय जैसे ये वेटलेस हो जाना है। ऐसा लगता है सब कुछ, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो उनकी पोशाक हो, सब कुछ उन्होंने ऐसे किया है कि जैसे भार खत्म हो जाए। मैंने अब तक 2 बार मणिपुर की यात्रा की है। एक बार का तो मैंने आपको बता ही दिया। पहली बार तो कलकत्ते, और फिर कलकत्ते से गए थे और इम्फाल गए थे, और ये यात्रा हवाई जहाज़ से हुई थी। लेकिन मणिपुर की दूसरी यात्रा मैंने मात्र 20 रुपए में बिना यात्रा की तमाम जहमतों के भारत भवन भोपाल के अंतरंग सभागार, जो अंतरंग उसका जो ऑडिटोरियम है, वहाँ बैठे बैठे उसकी न उड़ने वाली न जादुई गद्दी पर बैठे बैठे यह दूसरी यात्रा की थी। जो वो सभागार है, वहाँ पे न पीछे कोई चित्रित पर्दा था, न कोई आगे टीमटाम, न साइड विंग्स। निखालिस लकड़ी के फर्श वाली ज़मीन कुछ धसी हुई, और फिर उस पर अचानक उस रंगमंच पर एक एक कर थाली की किनार सी बनाती मणिपुर की पहाड़ियाँ उगी, जिनकी ढलान मध्यम लय में घाटी में उतरती हैं। फिर उन पहाड़ियों से घिरी घाटी फैल गई, जिसमें कलर बॉक्स के सारे रंग गीले और सांझ की अंतिम किरणों में चमक रहे थे। फिर रात की लंबी छायाएं उभरी और फैलती चली गईं। एक आर्तनाद, एक चीख उठी
और समूची घाटी को भेद गई। काल गति का ऐसा भुतैला नर्तन कि लय छिन्न भिन्न हो गई। नुंगशी पृथ्वी यानी प्यारी पृथ्वी के सारे रंग स्याह पड़ गए। कोई सुनता क्यों नहीं, कोई कुछ करता क्यों नहीं। अपने लोगों की व्यथा देख नुंगशी पृथ्वी गहरे और गहरे रसातल में धंसती जाती है। कोई उपाय तो होगा, कोई तो होगा उपाय। वो भारहीन बादल के फाहे सी रास की लय सदा के लिए भंग तो नहीं हो सकती। तभी आकाश में डोलते वे धवल देवल प्रकट हुए। बेसिर पैर की हिंसा और घृणा के बरक्स शांति और प्रेम का आवाहन करती आवाजें उठीं और समूची घाटी में गूंजने लगीं। और तब उस घाटी को घेरती 9 पहाड़ियों पर अनायास ही मणिपुर की कुम्हार स्त्रियों द्वारा बनाए मिराबोन मिट्टी का बना आकाशदीप है। यहाँ पे रखा है। मैं 1 सेकंड को लाइट बुझाती हूँ, शायद आपको दिखे। दरअसल उस पे लिखी हुई चीज़ें आ रही हैं तो दिख नहीं रहा है। बहुत सुंदर होता है। ये आकाशदीप होता है जो मिट्टी का बना होता है और उसमें काट के ज्योमेट्रिकल मोटिव कटे हुए होते हैं और इसे ऊपर लटकाया जाता है। इसमें दिया जलाया जाता है। और चूंकि दिवाली है, अभी दिवाली के दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं उसे जलाती ही हूँ। तो भारत भवन के उस सभागार में अचानक उन पहाड़ियों पर अनायास ही मणिपुर की कुम्हार स्त्रियों द्वारा बनाए मिराबोन आकाश दीप टिमटिमा उठे। रतन थियम द्वारा लिखित निर्देशित नाटक 9 हिल्स 1 वैली हिंसा के विरुद्ध शांति के लिए की गई एक घनीभूत प्रार्थना है। एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने लोगों, अपनी नदियों, पहाड़ों, खेतों, खलिहानों, नृत्य, गान, मिथकों से अपार अपार प्यार करता है। लोगों की व्यथा कथा का महज अखबार के काले हरफों में बदल जाना और अगले दिन बासी पड़ जाना उन्हें मर्मांतक पीड़ा पहुंचाता है। ये प्रार्थना किन्हीं अनंत में रहने वाले देवताओं से नहीं की जा रही है। ये प्रार्थना उन लोगों, उन वादियों, वहाँ उगने वाले पेड़ पौधों, वहाँ सदियों से गाई जाती रही गाथाओं को फिर से जगाने का उपाय है। नाटक के अंत में स्त्रियां जो लोरियां गाती हैं, वे दरअसल सुलाने के उलट सब कुछ को जगाने के लिए, हम में से सबको जगाने के लिए गाई जा रही हैं। स्वयं रतन थियम यदि इसे कविता कहते हैं, इस नाटक को वो कहते हैं कि ये उनका अपना सबसे प्रिय नाटक है शायद, क्योंकि इसमें एक किस्म की कविता की जैसी क्वालिटी है, वो कहते हैं। स्वयं रतन थियम यदि इसे कविता कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। हिंसा को भुला समस्त दुनिया के लोगों से फिर से प्रेम और शांति से रहने की गुजारिश करते हैं तो ठीक ही करते हैं। पर मुझे जो हैरानी है वो ये कि एक खाली मंच पर वे पहाड़ियाँ, वे थाल से सजे हरे चने की बर्फी से कटे खेत, अनंत काल से आंध्रों के घर आंगन में रखे वे मिट्टी के प्राचीन घट, मेरी 8 दिनों की समूची मणिपुर यात्रा का पूरा अनुभव वहां हूबहू उस मंच पर चरितार्थ कैसे हो उठा। जब नाटक के अंतिम दृश्य में पहाड़ियों पर आकाश दीप टिमटिमा उठे, तभी अचानक पूरे अंतरंग सभागार में नोबाब की वही दिव्य खुशबू फैल गई जो उस रात थोंगजाऊ पहुंचने पर हमारे स्वागत के लिए भागती हुई चली आई थी। नोबाब वो फूल जिसका जिक्र मैंने सुबह किया था, पहले किया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इतने में नाटक के सारे कलाकार और स्वयं रतन थियम
दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए मंच पर आ गए। ताली बजाने को हुई कि पाया मेरी मुट्ठी बंद है और उसमें कुछ है। मैंने मुट्ठी खोली तो वहां मेरी हथेली पर नवाब के 3 सफेद फूल थे। मैंने हौले से मुट्ठी बंद कर ली और इस बात का जिक्र आज से पहले कभी किसी से नहीं किया। शुक्रिया।